दूसरी ओर वंशिका ने 30 मिनट बाद एक ढाबे पर बैठकर खाना खाना शुरू किया। उसके बाद उसे अरमान सिंघानिया की गाड़ियों के वहां से पास होने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे सिर्फ अरमान का पीछा करना था। ध्रुव की आंखों के सामने बार बार वंशिका का चेहरा आ रहा था। वंशिका का मुस्कुराना और वंशिका का उसकी बातें सुनना, उसका उसे तरह से बोलना, ये सारी बातें ध्रुव के दिमाग से निकल नहीं रही थी। वह मुस्कुरा रहा था। आहान, जो ध्रुव से चिढ़ा हुआ बैठा था, क्योंकि जब से रौनक ने यह कहा था कि वह ध्रुव को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, तब से आहान को ध्रुव से कुछ ज्यादा ही चिढ़ हो रही थी। लेकिन फिलहाल वह ध्रुव से कुछ नहीं कह सकता था। उसने सोच लिया था कि गांव में जाकर ध्रुव से अच्छा खासा झगड़ा करेगा। अब सब लोगों की हालत काफी ज्यादा थकावट भरी हो गई थी और सब लोग ऑलमोस्ट सोने लगे थे। अरमान आस्था को अपनी बाहों में लेकर आराम से वैनिटी वैन में सोया हुआ था। आकाश रश्मि को बाहों में लिए आराम से कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। रौनक को भी नींद आने लगी थी और रौनक का सर बार बार खिड़की पर टकरा रहा था। आहान तुरंत तड़प उठा और तुरंत अपना हाथ वहां आगे रख लिया ताकि रौनक का सर न टकराए। लेकिन रौनक तुरंत अपनी आंख खोल ली और आहान का हाथ झटक दिया। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन जल्दी ही रौनक एक गहरी नींद में सो गई और खुद ब खुद उसने अपना सर आहान के कंधे पर रख लिया था। आहान मन ही मन में झल्लाकर बोला, अभी केवल हाथ रख दिया था तो किस तरह से इरिटेट हो रही थी। अब देखो, खुद ब खुद मेरे कंधे पर सर रखकर आराम से सो रही है, छिपकली कहीं की। आहान भी बिल्कुल चुपचाप शांत हो गया, क्योंकि वह रौनक की नींद खराब नहीं करना चाहता था। ध्रुव ने भी फ्रंट सीट पर अपनी गर्दन थोड़ा सा पीछे कर ली और आराम से बैठ गया ताकि वह अपने बारे में सोच सके। ठीक आधे घंटे के बाद वंशिका एक ढाबे में खाना खा रही थी। खाना खाकर वह अरमान की गाड़ी के निकलने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही गाड़ियां वहां से निकली, वंशिका ने भी तुरंत फटाफट अपना हेलमेट पहना और गाड़ियों का पीछा करने लगी। अबीर सिंह राठौड़ तो पूरे 1 घंटे की देरी से वहां से चला था, क्योंकि उसने रास्ते में प्रियंका को अच्छी तरह से समझा दिया था और उसे बता दिया था कि उसे अब आगे क्या करना है। प्रियंका ने भी अबीर की बताई हुई बात को रट्टा मार लिया था, क्योंकि इस वक्त प्रियंका के दिमाग में कुछ अलग ही खुराफाती आइडिया चल रहा था। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था को अपनी बाहों में लेकर एक सुकून की नींद सो गया था। आस्था उसका सुकून थी। आस्था जब भी उसके करीब हुआ करती थी, अरमान को एक अलग लेवल का सुकून मिला करता था। दोनों इस तरह से साथ में थे मानो वे अपने बेडरूम में ही हों। अब जल्दी ही 2 से ढाई घंटे का सफर पूरा हो चुका था और इस वक्त वे सब आस्था के अनजान गांव में पहुंच चुके थे। गांव में घुसते ही सबका मन एकदम प्रसन्नित हो उठा था, क्योंकि चारों तरफ कान्हा के मंगल गीत गाए जा रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत सा नजारा था। सभी लोग बेहद खुश थे। गांव से बाहर ही आस्था ने गाड़ी में बैठने का डिसीजन लिया था, क्योंकि गाड़ी में बैठकर वह अपने गांव को आसानी से देख सकती थी। इसीलिए आस्था गाड़ी में बैठ गई और खिड़कियों से वह अपने गांव को देखने लगी और खुशी के साथ अरमान के बाजू को पकड़कर बैठी हुई थी। अरमान तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था के चेहरे की खुशी देख रहा था। जल्दी ही गांव के अंदर गाड़ी जाने लगी। बड़ी सी एक सड़क, उसके चारों तरफ खेत ही खेत थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे। शुरुआत में ट्यूबवेल बनी हुई थी जिसमें खूब सारा पानी चल रहा था, जो कि खेतों की सिंचाई के लिए जा रहा था। उसी के सामने सड़क सीधी जा रही थी। अब धीरे धीरे गाड़ियां सड़क के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। आस्था चहकते हुए बोली, अरमान जी, आपको पता है हमारा घर गांव के बिल्कुल शुरुआत में ही है और हमारे घर के पास बहुत बड़ा तालाब है, आपको बहुत मजा आएगा। इतना बोलकर आस्था चहकने लगी और जल्दी ही आस्था के निर्देश पर गाड़ी चल रही थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी। वहीं नानी माँ भी अपने गांव में आने पर बेहद खुश थी। जल्दी ही बड़ी सी सड़क को पार करने के बाद एक कट आया और उस कट को पार करके धीरे धीरे अब गांव के घर बनने शुरू हो गए थे। उन्हें पहले ही गली में आस्था का गांव का घर था और जल्दी ही आस्था ने वहां गाड़ी रुकवा दी और आस्था की गली में कुल 3 से 4 परिवार ही रहा करते थे। आस्था का घर सबसे बड़ा था, एकदम गांव के नहीं होते बड़े बड़े घर। हालांकि पूरा का पूरा मकान कच्चा था, लेकिन बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। अब जल्दी ही आस्था चहकते हुए बाहर निकली और आस्था को देखकर बाकी सभी लोग बाहर निकलने लगे। आहान तो अंगड़ाइयां तोड़ने लगा। उसकी अंगड़ाई तोड़ने की आवाज रौनक के कानों में भी सुनाई दी, क्योंकि रौनक ने आहान के जिस कंधे पर सर रखा हुआ था, जानबूझकर आहान रौनक के सामने उसे कंधे को तोड़ मरोड़ रहा था, मानो वह रौनक को बताना चाहता हो कि तुम्हारे इस तरह से लेटने की वजह से मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। वही सभी लोग बड़ी ही खुशी से गांव की ओर देखने लगे। सब कुछ बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था। चारों तरफ ज्यादातर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। हालांकि काफी रात हो चुकी थी और गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। उसी के थ्रू उन्हें पेड़ पौधे हरियाली दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, आस्था के घर के ठीक बराबर वाले स्पेस में काफी सारे सरसों लगी हुई थी। सरसों के पीले पीले फूल उस वक्त उस लाइट में बड़े ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। अब सब लोग वहां की खूबसूरती में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे। तभी वहां पर कमलेश काका बाहर आए और आस्था को अपने सामने देखकर पूछते हैं, आस्था बेबी तुम आ गई। कमलेश जी तुरंत आकर आस्था से मिले। कमलेश कोई और नहीं बल्कि नानी माँ का एक बहुत पुराना नौकर था। नानी माँ ने तरस खाकर उसे अपने घर में केयरटेकर के रूप में रखा हुआ था। वह पीछे से घर की पूरी तरह से देखभाल किया करता था। और तब आस्था आशीर्वाद लेते हुए बोली, कमलेश काका कैसे हैं आप। तब कमलेश उसके सर पर हाथ रखकर बोले, प्यारी बिटिया हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। फिर वह सीधा नानी माँ से मिलने लगे। सबसे मिलवाने के बाद नानी माँ बोली, अरे कमलेश सबका सामान जल्दी जल्दी अंदर रखवा दीजिए और सबके लिए कमरा तैयार करवा दीजिए। क्योंकि नानी माँ का घर भले ही कच्चा था, लेकिन वहां पर कमरे बहुत सारे थे। कम से कम 6-7 कमरे बने हुए थे। और हालांकि घर ज्यादा सुख सुविधाओं से भरा हुआ नहीं था, कच्चा घर था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं, उन पर पेंट भी नहीं हो रखा था। सिर्फ मिट्टी की दीवारें बनी हुई थीं, जैसे पुराने जमाने में गांव में बनी होती थी। बस गांव के कुछ पुराने लोगों की कलाकृतियां उन दीवारों पर थीं।
और बड़ा सा बरामदा यानी ड्राइंग रूम था। साथ ही साथ आगे पीछे सामने इस तरह से कमरे बने हुए थे। फिर दूसरी मंजिल पर भी 3 से 4 कमरे बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात, आस्था के घर के अंदर एक बड़ा सा जामुन का और नीम का पेड़ खड़ा हुआ था और उसके आगे एक बड़ा सा तालाब था। तो सब कुछ बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। अच्छा दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो मैंने गांव के बारे में जिक्र किया, एक्चुअली ये मेरा गांव का है। मैंने पूरा अपने गांव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा आस्था के गांव के जिक्र किया है। आशा है आपको मेरा गांव का घर पसंद आया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग बेहद खुश थे। शिवाय अरमान तो वहां अगर किसी बात से खुश था तो सिर्फ और सिर्फ आस्था के चेहरे को देखकर खुश था। साथ साथ अरमान को यह बात भी जाननी थी कि आखिरकार आस्था के इतने सारे दोस्त कौन हैं जिसके लिए आस्था इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है। तब अरमान घर में घुसने के बाद बोला, अच्छा आस्था, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, उन्हें उनके गिफ्ट दे दो। तब आस्था मुस्कुराते हुए बोली, अरे अरमान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस टाइम थोड़ी ना हमें वे लोग मिलेंगे। अरे अब तो काफी रात हो चुकी है, इस वक्त सब सो रहे होंगे। हम सुबह सबसे मिलेंगे ना आराम से, क्योंकि गांव में सब लोग 8 से 9 बजे के बाद ही सो जाते हैं और हमें तो ऑलरेडी 11 के अराउंड हो चुके हैं, क्योंकि वे लोग शाम में वहां से निकले थे और 4 से 5 घंटे उन्हें पहुंचने में लगे। तब अरमान ने कुछ नहीं कहा और जल्दी ही नानी माँ के आदेश पर कमलेश जी ने सबको उनके कमरे दिखा दिए थे। वही आहान और रौनक का कमरा आमने सामने वाला था। रौनक के साथ राधिका और साथ ही साथ एंजल भी उन लोगों के साथ थी, क्योंकि नानी माँ ने 3 लड़कियों को एक ही साथ रखने का फैसला किया था। हालांकि एंजल सबको अपना पक्ष क्लियर करना चाहती थी, लेकिन उसे समय नहीं मिल पा रहा था। वही अविनाश भी आस्था के गांव में आकर बहुत खुश था। उसे भी सब कुछ बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। एक एक करके अब सभी लोग आराम करने के लिए चले गए थे। तब नानी माँ अदब से बोली, बिटवा, हम आप लोगों के लिए कुछ खाना रेडी करवाते हैं, तब तक आप सब थोड़ी देर आराम कीजिए। ऐसा बोलकर नानी माँ जल्दी ही किचन में जाने लगी, लेकिन अरमान उन्हें रोकते हुए बोला, आप भी तो हमारे साथ सफर करके थक कर आई हैं, तो आपको इस तरह से हमारे मेहमान नवाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दादाजी भी अरमान की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ 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 बहन जी, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वैसे भी हम सब घर के ही लोग हैं, हम मैनेज कर लेंगे। आप बस किचन दिखा दीजिए, हमारे साथ शेफ आए हैं, वो खाना बना लेंगे। तब कमलेश जी हैरानी से सब चीज को देखने लगे थे और हैरान होकर पूछा, क्या वाकई में आदमी लोग खाना बनाएंगे? क्योंकि गांव था, गांव में ज्यादातर लड़कियां ही खाना बनाती थी, किसी ने भी कभी आदमी को खाना बनाते हुए नहीं देखा था। अब कमलेश जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए थे, लेकिन जल्दी ही शेफ किचन में चले गए। हालांकि वहां पर ज्यादा तो सामान मौजूद नहीं था, लेकिन अरमान ऑलरेडी सारा सामान साथ में लेकर आया था, तो इसीलिए कुछ देर में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किचन सेट कर दिया था और फटाफट से उन्होंने गर्मा गर्म खाना बनाना शुरू कर दिया था। वही आस्था सीधा अपने कमरे में अरमान को ले गई थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM दोस्तों। वही आस्था सीधे अपने कमरे में अरमान को ले गई थी और वह बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के कितने ही साल घर में गुजारे थे। हालांकि उस वक्त आस्था और नानी माँ दोनों एक ही कमरे में रहा करती थी, बाकी सारे कमरे घर के खाली ही पड़े रहा करते थे। इतना बड़ा घर उन्हें काफी खाने को देता था, क्योंकि घर भले ही मामूली सा था, कच्चा था, लेकिन उस घर में इतनी ठंडक थी कि वहां पर AC चलाने की भी जरूरत नहीं थी। सबको वहां पर अच्छा महसूस हो रहा था, खासकर गांव की फ्रेश और ताजी हवा सबको बहुत भा रही थी। अब शेफ ने खाना जल्दी रेडी करवा दिया था, नानी माँ ने खाना लगवा दिया और सब लोगों ने एक साथ नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाया। गांव में टेबल कुर्सी वगैरह मौजूद नहीं थे, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा सुख सुविधा का सामान मौजूद नहीं था। दादाजी को तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। गांव का वातावरण उन्हें बेहद पसंद आया था और जल्दी ही खाना खाने के बाद दादाजी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। सब लोगों ने यह तय किया था कि कल से वे सब गांव घूमेंगे और उसके बाद खास तौर पर उस जगह को देखने जाएंगे जहां गांव का पिशाच रहता है। तब नानी माँ बोली, हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग हमारे गांव के किसी भी पिशाच का कोई मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि अगर किसी पर पिशाच हावी हो गया तो लेने के देने पड़ DH सकते हैं। नानी माँ की बात सुनकर सब के सब मुस्कुरा दिए। वही आस्था आज बहुत ज्यादा खुश थी। आज वह अपने जीवन साथी के साथ साथ अपने भाई के साथ गांव आई थी, तो आस्था की खुशी नेक्स्ट लेवल पर थी। हालांकि वह राजवीर जिंदल की जान लेना चाहती थी और उसकी जान अपने माता पिता की बरसी से पहले लेने का मलाल उसे काफी समय तक रहने वाला था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि राजवीर जैसे हैवान की जान लेने के लिए उसे पूरी प्लानिंग की जरूरत थी, जो कि अविनाश करने वाला था। अब सब लोग गहरी और सुकून भरी नींद सो गए थे। वहीं दूसरी ओर गांव में एक और इंसान उस वक्त बद्दी ही गहरी नजरों से सारी महंगी महंगी गाड़ियों को देख रहा था। वह कोई और नहीं, वह था दुर्जन सिंह, शारदा जी का दूर का रिश्तेदार, और वह उनके रिश्ते में भतीजा लगा करता था और आस्था दुर्जन सिंह को चाचा कहकर पुकारती थी। लेकिन दुर्जन सिंह हमेशा से ही नानी माँ और आस्था दोनों से ही नफरत करता था, क्योंकि आस्था के घर को वह हड़पना चाहता था और वहां पर वह अपना एक शानदार रहने के लिए घर बनाना चाहता था। हालांकि उसका खुद का अपना घर एकदम महलों के जैसा बना हुआ था, लेकिन उसकी नजरें आस्था के घर पर भी थी, क्योंकि वह गांव की करीब करीब आधी से ज्यादा जमीनों को अपने नाम कर चुका था और पूरे गांव को अपने रहमो करम पर वह रखना चाहता था। इसीलिए उसकी नजर आस्था के घर पर भी थी। दुर्जन सिंह जो कि सो ही गया था, लेकिन गादियों की आवाज सुनकर वह जाग गया था और फटाफट से जैसे ही उसने इतनी सारी गादियां वहां आते हुए देखी तो उसका गुस्सा बरआच गया था, क्योंकि शारदा महल पर उसकी शुरू से ही नजर थी। आस्था के घर का नाम शारदा महल था, जो कि नानी माँ के नाम पर था। फिलहाल दुर्जन सिंह ने सोच लिया था कि अगली सुबह वह जरूर इस बात के बारे में चेक करेगा कि आखिरकार शहर के कौन से लोग किस तरह से गांव में आए हैं
और उनका निशाना बनाकर वह आसानी से नानी माँ और आस्था दोनों को ही फ्रेम कर सकता है। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए वह सोने की कोशिश करने लगा था। वहीं दूसरी ओर वंशिका को इस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे और वह अरमान और बाकी सबको गांव में एंट्री करते हुए भी देख चुकी थी। लेकिन उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि इस गांव में तो उसे कोई नहीं जानता है और इस तरह से मुंह उठाकर भला वह कैसे उन लोगों के साथ जा सकती है। रात का समय था, ऊपर से अकेली लटारकी स्कूटी पर चारों तरफ खामोशी थी। वंशिका को इस वक्त डर भी लग रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर से नफरत में उबल रहा था पहले, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कहीं उसने खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर ली हो। इसीलिए वह अब रात को रुकने के लिए आसपास की कोई जगह देखने लगी थी, क्योंकि वह आज रात सर छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ रही थी। लेकिन पूरा रोड उस वक्त सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत नजर आ रहे थे। उस सुनसान इलाके में वंशिका को केवल उसी की स्कूटी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब जल्दी ही वंशिका की नजर सड्डा के किनारे एक छोटे से झोपड़ी पर गई, जहां ट्यूबवेल था, वो जो गांव में खेतों की सिंचाई के लिए चलता है, वह चल रहा था। अब वंशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। हालांकि उसके पास पेपर स्प्रे था, साथ साथ एक शार्प नाइफ भी था, लेकिन एक शहर की लड़ी लड़की भला गांव में इस तरह से कैसे रुक सकती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन फिलहाल वह झोपड़ी के अलावा उसे कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। नॉर्मली गांव के लोग रातों में अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल को चलाकर छोड़ दिया करते हैं, ताकि पूरी रात लाइट आने पर ट्यूबवेल चलता रहे। तो उसी के लिए वहां पर एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ था। अब वंशिका ने जल्दी ही अपनी स्कूटी पार्क की थी और अपनी स्कूटी पर उसने साइड में से कुछ पत्तियां निकालकर डाल दी थी, ताकि किसी को दिखाई ना दे इस वक्त, और जल्दी ही वह झोपड़ी के अंदर जाने लगी। जैसे ही वह वहां गई, उसने देखा कि वहां पर एक चारपाई पडश हुई थी और एक कोने में मटका ढक्का हुआ रखा हुआ था, शायद उसमें पानी था। वंशिका का गला भी पूरी तरह से सूख रहा था, खाना वो खा चुकी थी, तो इसीलिए उसने थोड़ा सा पानी पिया और उसे झोपड़ी में एक पुरानी सी शॉल या कंबल टाइप का कुछ पट्टा हुआ था। वंशिका ने उसे उठाया और उसे ओर हटकर एक तरफ बैठ गई थी। साथ साथ चाकू उसने हाथ में ले लिया था, क्योंकि पता नहीं कौन रात में आ जाए और कब उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। इसीलिए वंशिका, क्योंकि अब तो रात हो चुकी थी, गांव के लोग बेफिक्र होकर इस तरह से ट्यूबवेल रात को चलाकर छोड़ दिया करते थे और जाकर अपने घरों में सो गए थे, इसीलिए पूरी रात वहां कोई नहीं आया था। और झोपड़ी की वजह से वंशिका जंगली जानवरों से भी बच गई थी और कब गहरी नींद में सो गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर सभी लोग खाना खा चुके थे और सभी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे सफर से थके हुए थे, तो किसी ने अपना बिस्तर वगैरह कमरा कुछ ढंग से नहीं देखा था और उस वक्त सभी लोग एक गहरी और सुकून भरी नींद में सो गए थे। सबको बेसब्री से गांव की अगली सुबह होने का इंतजार था। अब वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर प्रियंका को लेकर गांव की तरफ तो जा रहा था, लेकिन क्योंकि वह अरमान से 1 से 2 घंटे देरी से निकला था, तो अभी तक वह गांव नहीं पहुंच पाया था। और क्योंकि रास्ते में रास्ता काफी लंबा था, तो इसीलिए प्रियंका ने बहाना बना दिया था कि वह इससे आगे का सफर नहीं कर पाएगी। उसकी तबीयत खराब होने लगी है ज्यादा सफर करने से, क्योंकि वह अबीर के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी। इसीलिए उसने अबीर को रात वहीं गुजारने के लिए बोल दिया था। जिस जगह उन्होंने खाना खाया था वहां पर रुकने के लिए कुछ कमरे भी बनाए गए थे। अब अबीर बैठे ही ध्यान से प्रियंका की एक एक मोमेंट को नोटिस कर रहा था, साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार यह लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। अब फिलहाल अबीर को भी इस तरह से रात को उधर जाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर इस तरह से रात को वहां चला जाता तो न जाने अरमान उसे कितने सारे सवाल करता। और अभी फिलहाल अबीर को जो आस्था और अरमान से उसकी नई नई दोस्ती हुई थी उसे कंटिन्यू करना था। उन्हें बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगने देना चाहता था कि असल में अबीर सिंह राठौर के मन में क्या चल रहा है। जल्दी ही अबीर ने वहीं पर 2 कमरे ले लिए थे। हालांकि प्रियंका को 2 कमरों में रुकने में ऐतराज था। उसने इशारों में अबीर से कहने की कोशिश भी की थी कि आप चाहे तो मेरे साथ भी रुक सकते हैं, आई एम श्योर मैं आपकी रात खराब नहीं करूंगी। प्रियंका की डिस्गस्टिंग बातें सुनकर अबीर का पारा हाई हो रहा था। अबीर को दिल तो कर रहा था कि वह इस लाड अडाउचकी को अब भी गोलियों से भून डाले, क्योंकि अबीर को ऐसी लाड अडाकियां बहुत जहर लगती थी। क्योंकि अबीर सिंह राठौर दादाजी माहौल में रहा था और जिस तरह से लाड अडाकियां खुद उसके सामने खुद को प्रपोज दिया करती थी, तब से उसे लाड अडाकियों से एक अलग तरह की चिढ़ हो गई थी। लेकिन आस्था को जब वह पहली नजर में मिला था और आस्था ने उसे किसी तरह का कोई भाव नहीं दिया था, तब उसे आस्था से एक अलग तरह का अट्रैक्शन हो गया था। उस अट्रैक्शन को वह प्यार समझ बैठा था और उसे अपना बनाने की जिद कर बैठा था। लेकिन अब शायद अबीर सिंह राठौर डिटेच कुछ और करना चाहता था। वह क्या था, यह तो हमें आने वाला समय ही बताने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग, इस रात के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत सुबह होने का इंतजार कर रही थी, ठीक सुबह के 5 बजे। हालांकि उन सभी लोगों को तो सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन क्योंकि वह लंबे सफर से थक कर आए थे, तो इस वक्त किसी का उठने का कोई इरादा नहीं था। और आस्था तो अब सुकून से अपने बिस्तर में, जहां पर उसने अपनी जिंदगी का कितना सारा हिस्सा गुजारा है, तो उसे बिस्तर में घुसकर एक अलग ही लेवल का सुकून महसूस कर रही थी और एकदम अरमान से बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे तो उसकी जिंदगी के सारे सुख मिल गए हों, जिससे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसका जीवन साथी इस वक्त उसके साथ था, ऊपर से उसके फेवरेट बिस्तर पर, फेवरेट जगह पर था। तो इस वक्त आस्था की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। अरमान उसके बेहद करीब था। अरमान के हार्मोनियम सिस्टम आस्था के करीब आने से काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे, लेकिन अरमान सिंघानिया को हर चीज पर कंट्रोल था। अब सुबह के 5 बज चुके थे और सुबह के 5 बजते ही गांव के मुर्गों ने बांग देना शुरू कर दिया था।
अब तो अरमान, आकाश, सुमित को मुर्गे की बांग बढ़ती ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। वही अविनाश के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट थी। अविनाश ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी विदेश में गुजारी थी और अब इस तरह से गांव का यह खूबसूरत समा उन लोगों को एक अलग ही लेवल की खुशी दे रहा था। लेकिन आहान और ध्रुव, साथ साथ रौनक और एंजेल, चारों के चारों थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे, क्योंकि वह उस वक्त और सोना चाहते थे। उस वक्त उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मुर्गे तो बद्धे जोरों से बांग दे रहे थे। और तभी नानी माँ भी मुस्कुराते हुए उठ बैठी थी। आस्था भी मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि बद्धे दिनों के बाद उसने इस तरह से मुर्गों की बांग सुनी थी, तो उस वक्त उसे बद्दी ही खुशी हो रही थी। अब जैसे ही आस्था उठकर बैठी, अरमान भी उठकर बैठ चुका था और दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखने लगे। तब आस्था अरमान को देखकर बोली, देखा आपने, हमारे गांव की सुबह कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। तब अरमान ने मुस्कुराकर आस्था के माथे को चूमते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल आपके जैसी खूबसूरत। अब आस्था शर्मा उठी थी और उठकर उसने जल्दी ही अपने कमरे की एक खिड़की को खोल दिया था और जल्दी ही सुबह सुबह की ठंडी ठंडी ताजी हवा ने जैसे ही आस्था के चेहरे को छुआ, आस्था आनंद से भर उठी थी। वही अरमान मुस्कुराकर आस्था के ठीक पीछे जाकर खट जीवा हो गया था। आस्था को पीछे से गले से लगाकर बाहों में भरकर वह भी प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने लगा था। आस्था अरमान का इतना प्यार पाकर खुद में ही सिमटी चली गई थी। वही अरमान ने आस्था के हाथों की ओर देखा। अरमान ने देखा उसके इतने करीब होने की वजह से आस्था को फर्क पड़ रहा है। अब अरमान ने इस बात का फायदा उठाते हुए तुरंत अपने होठों को उसकी बैक नेक पर रख दिया और आस्था के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई और आनंद से उसकी आंखें बंद हो गई। वही अरमान आस्था को यूं बेचैन देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गया था और धीरे धीरे वो आस्था की पूरी कमर को किस करने लगा था। आस्था पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। सुबह सुबह की ताजगी भरी हवा, ऊपर से अरमान का प्यार आस्था को बेहद सुकून दे रहा था। जल्दी ही अरमान अब आस्था के सामने आ गया और बहुत प्यार से उसने उसको होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आस्था अरमान को मना करने के बारे में सोचती ही रह गई थी, लेकिन अरमान तो काफी आगे बढ़ चुका था। अरमान ने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया था। तब आस्था ने एक बार कहने की कोशिश की थी कि अरमान जी, इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है, आपको यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन अरमान ने उसके कुछ बोलने से पहले ही अपने होठों से उसे शांत कर दिया था और सीधा उसे एक बार फिर बेड पर ले आया और जल्दी ही आस्था के कपड़ों को आजाद करके खुद भी पूरी तरह से आस्था के खूबसूरत बदन पर खुद को सौंपने लगा था। आस्था उस वक्त काफी ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन सच तो यह था कि अरमान का प्यार उसे अब अलग ही लेवल का सुकून दिया करता था। जितना अरमान उसके करीब होता, उसे प्यार करता, उसे अलग ही लेवल का एहसास होता था। अरमान ने आस्था के पेट को जी भर के चूमा था। आखिरकार अरमान बाप बनने वाला था। इस वक्त वह चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को अपनी खुशी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन फिलहाल जैसे ही उसने यह देखा कि आस्था उसके प्यार को कितना एंजॉय कर रही है, अरमान के भी दिल में गुदगुदी होने लगी।